गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, हम लोगों ने पिछले जो हिस्ट्री की क्लास थी उसमें हम लोगों ने नेपोलियनिक कोड तक पढ़ लिया था। ठीक है, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, वरना ये चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया था, बट इट इज़ नाउ ऑन रिवीजन। ठीक है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिवीजन पे चल रहा है। इट इज़ कंटिन्यू इन एज ए रिवीजन, थोड़ा तेज चलते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया तुरंत स्टार्ट करेंगे। तो नेशनलिज्म जब इंडिया स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम्स होगा। तो बातें हम कर रहे थे कि लिबरलिज्म क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, हम लोगों ने सिविल कोड ऑफ नेपोलियन पढ़ लिया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन, द वे बाय फेस द पीपल वेर क्रिएटिंग द, ठीक है। और अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों, लिबरलिज्म मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन के आउटकम्स का एक्सपेंशन थोड़ा पढ़ना है कि लिबरलिज्म क्या होता है, क्या बातें करना है। लिबरलिज्म या लिबरल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म मीन, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन। टॉपिक क्या होगा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन। तो व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी कंट्री में लोगों के अंदर जो लिबरलिज्म की फीलिंग जनरेट होती है वो कुछ फ्रीडम के बेस पे जनरेट होती है। मैंने पहले बताया था कि जब तक फ्रीडम, फ्रांस का रिवॉल्ट क्यों हुआ, फ्रांस के रिवॉल्ट होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि वहाँ के लोग राइट्स चाहते थे। तो यहाँ लिबरलिज्म का मतलब होता है बच्चों पर्सनल राइट्स। लिबरल लिबर्टी, लिबरलिज्म मतलब छूट, लिबर्टी छूट है हमको, कुछ लोगों से पर्सनल राइट से हमको जो छूट मिले, दैट इज मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म से हमें क्या क्या छूट मिली, तो सबसे पहले लिबरलिज्म कितने टाइप का होता है। लिबरलिज्म 3 तरीके का होता है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नंबर 1, पॉलिटिकल लिबरलिज्म नंबर 2, सोशल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म नंबर 3, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, तो ये 3 तरीके के लिबरलिज्म हमें मिलते हैं। पहला आता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में मानते हैं कि बच्चों की सबको पर्सनल फ्रीडम मिलना चाहिए, और वो फ्रीडम कैसी हो, इक्वल फ्रीडम, इक्वलिटी। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मेन बेस होता है इक्वलिटी, और इक्वलिटी कैसे, पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब सभी को, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एवरीवन शुड हैव राइट। मैं कुछ विशेष बातें नहीं करता कि कुछ लोगों को गलत कार्य की वजह से चुनाव से बहिष्कार किया गया, नहीं, उनको छोड़ते हुए, उनको मतलब नेग्लेक्ट करते हुए सबको चुनाव में पार्टिसिपेट का राइट होना चाहिए। सबके वोट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सबको, चाहे वो एनीवन दैट कैन बी एनीवन, सबके पास पॉलिटिकल राइट्स इक्वल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वलिटी से बिहेव करता हो, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इट प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट टू द एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड द चांसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ एनी लेवल ऑफ द इलेक्शन, दैट कैन बी प्रेसिडेंट टू प्रधान, and that is also political and also providing the fundamental rights to everyone, चाहे राइट टू इक्वलिटी हो, चाहे राइट टू लिविंग हो, चाहे राइट टू बिजनेस हो, चाहे फ्रीडम्स हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। तो ये कैसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म, एवरीवन इज इक्वल। इसके बाद सोशल लिबरलिज्म, सोसाइटी में देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, सबका सोसाइटी की स्टेटस इक्वल है, दैट इज नोन एज ए सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि गवर्नमेंट को प्रोडक्शन के क्षेत्र में कम से कम, देयर शुड बी वेरी लीस्ट इंटरफियर ऑफ द गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज ए पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो यू शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल लिबरलिज्म, वेरी लीस्ट इंटरफियर ऑफ द गवर्नमेंट शुड अप्लाई ओनली द लॉज, ठीक है, इक्वल लॉज, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द अप्लाइंग ऑफ द लॉ, वेयर द प्रोडक्शन शुड बी आल्सो डिसाइडेड बाय द पीपल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। गवर्नमेंट को मतलब केवल लॉ इंप्लीमेंट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होने करना चाहिए, बाकी प्रोडक्शन के फील्ड में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कौन क्या प्रोडक्शन करेगा वो अंडर लॉ पर्सन डिसाइड करेगा। वेयर डिड ही सेल इट्स मार्केट, हिज प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट,
that should be decided by the person. Government should not interfere in the production sector. That is known as a economical liberalism. ये 3 तरीके के लिबरलिज्म है, जिनके बारे में हमने बातें किया। ये लिबरलिज्म बस इतना याद रखो कि लिबरलिज्म होते क्या बेटा, ये आइडियोलॉजी होती है जिसमें जो लिबरलिज्म क्या होता है, एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। दैट कैन बी पॉलिटिकल फ्रीडम, दैट कैन बी इकोनॉमिकल फ्रीडम, दैट कैन बी सोशल फ्रीडम। अब हम बातें बच्चों जो करेंगे वो कांग्रेस ऑफ वियना करेंगे, न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, न्यू स्पिरिट ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना। क्या अगला टॉपिक होगा बच्चों, कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना, या इसी को हम कह सकते हैं न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बातें करते हैं न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है, या वियना ट्रीटी क्या होता है, या इसी को वियना ट्रीटी कहा जाता है। कभी ये वियना ट्रीटी के नाम से भी याद किया जाता है, वियना ट्रीटी। वियना ट्रीटी कब हुआ था, 1815, ये भी याद रखना। वियना ट्रीटी का डेट क्या है, 1815। बच्चों वियना ट्रीटी थी क्या, बातें करते हैं व्हाट वाज वियना ट्रीटी और क्या है इसका इम्पोर्टेंट है। तो वियना ट्रीटी क्या था बच्चों कि जब नेपोलियन को हमने पढ़ा था नेपोलियनिक कोड, और नेपोलियन के बारे में मैंने बताया था, याद करते रहो, रिवाइंड करते रहो। मैंने बताया था कि 1799 मैंने बताया था कि फ्रांस का रिवोल्यूशन कब हुआ, फ्रांस का रिवोल्यूशन 1789 में हुआ। फिर फ्रांस में फ्रांस एक बहुत ही एक ऐसी पीरियड से पास आउट होता है जिसमें ना तो डेमोक्रेटिक थी कम्प्लीटली, ना तो डिक्टेटरशिप थी। ठीक है, उसे ट्रांसमिशन पीरियड कह सकते हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड से पास आउट होता है, ट्रांजिशन पीरियड से पास आउट होता है। तो वो ट्रांजिशन पीरियड के बाद फिर फ्रांस में फ्रांस का फिर से फ्रांस में फिर से एक डिक्टेटर की ओरिजिन होती है 1799 में, और वो डिक्टेटर दैट कम्स टू नॉन एज नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन की ओरिजिन होती है, तो नेपोलियन की जब ओरिजिन होती है तो कब होती है, तो 1799 में। आपको हम बता दें कि बिफोर एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन और नेपोलियन का बच्चों कैप्टन, हेड ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी क्या था, चीफ ऑफ आर्मी था। कौन, नेपोलियन, चीफ ऑफ आर्मी। नेपोलियन क्या था, चीफ ऑफ आर्मी बिफोर 1799 के पहले नेपोलियन चीफ ऑफ आर्मी था। क्या कहते हैं, और रिवोल्यूशन के समय वो चीफ ऑफ आर्मी था। तो नेपोलियन क्या होता है कि बच्चों नेपोलियन फिर मैंने बताया कि 1799 में नेपोलियन रिवोल्ट कर देता है, और उस रिवोल्ट करने के बाद ही कम टू द पावर, वो पावर में पूरी तरीके से आ जाता है। नेपोलियन कम इन द पावर, फ्रांस के में वो एक पूरी तरीके से पावर में आ जाता है एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए डिक्टेटर, और उसने फिर से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही डिक्लेयर टू हिमसेल्फ एज ए डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। वो अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, ही अगेन डिक्लेयर टू हिमसेल्फ एज ए डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। कौन बच्चों, किसके बारे में बात करें, नेपोलियन के। तो नेपोलियन, और इसके बाद फिर मैंने याद करो, मैंने पिछले वीडियोज में क्या पढ़ाया था कि ही इंट्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ सम लॉज टू, मतलब उसने बहुत ढेर सारे एरिया को जीता, चाहे हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत ढेर सारे एरिया को जीत करके बहुत बड़ा एम्पायर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही थी कि मैं फ्रांस को एक माइटी एम्पायर ऑफ द यूरोप के सबसे बड़े एम्पायर के रूप में या पूरे यूरोप में फैला दूंगा, और एक यूरोप को बहुत पावरफुल स्टेट बना दूंगा, कंट्री बना दूंगा, ऐसा उसने डिजायर किया था। तो इस वजह से उसने बहुत ढेर सारे कंट्रीज को जीता भी। ही हैज आल्सो कंट्रोल ए लॉट ऑफ कंट्रीज को उसने जीत करके अपने आप में मिलाया, और जीत करके जब ए लॉट ऑफ कंट्रीज को अपने आप में मिलाया तो उसने अपने कंट्रीज में जिसको उसने जीत लिया वहाँ पर कुछ पीस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए ही हैज इंट्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ सम लॉज, और उन्हीं कलेक्शन ऑफ लॉज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नेपोलियनिक कोड कहते हैं। तो नेपोलियनिक कोड, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में पढ़ाया था कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से इसे जानते हैं। तो ये मैंने बता दिया था, और फिर उसमें मैंने पॉइंट बताया था कि उसने फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया था। उसने ये सारे नियम को अपने पूरे देश में, दैट हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सारे एरियाज में इंट्रोड्यूस किया था। उसने मोनार्ची सिस्टम को, उसने क्या कहते हैं, जो सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया था।
इफेक्टिव लॉज को एस्टेब्लिश किया था, वेट एंड मेजरमेंट को उसने एस्टेब्लिश किया था। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन आल्सो एक्सप्लेन बाय मी। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है कि 1815 में बने वाटरलू के वार में, कब की बात करते हैं? 1815 में वाटरलू के वार में बच्चों, वाटरलू नेपोलियन एक बहुत ही पावरफुल इंसान था और अपने आप को डेवलप कर रहा था, अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था। तो जब बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था तो बच्चों ने यूरोप के ढेर सारे कंट्रीज ने, खासकर ऑस्ट्रिया, जिसकी कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था एंड ये ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, एक कंट्री और कोई कंट्री था, टर्की। ठीक है, और इन कंट्रीज ने मिल करके बच्चों नेपोलियन को डिफीट कर दिया। किसको? नेपोलियन को डिफीट कर दिया इन द वार ऑफ वाटरलू। कहाँ की वाटरलू के बारे में? वार ऑफ वाटरलू में एक उस वार का नाम था क्योंकि वाटरलू प्लेस पे लड़ा गया था, वाटरलू के मैदान पे लड़ा गया था, इसी वजह से इसे वार ऑफ वाटरलू कहा जाता है। तो वार ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट कर दिया। डिफीट करने वाले कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था बच्चों, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड रसिया। सॉरी, ये टर्की नहीं था, रसिया, मुझे याद नहीं था, रसिया, पुर्सिया एंड पुर्सिया, ऑस्ट्रिया, पुर्सिया था, पुर्सिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रसिया, पुर्सिया, इन कंट्रीज ने, कौन कौन से बच्चों? इंग्लैंड, रसिया, पुर्सिया, इन कंट्रीज ने मिल करके उसको वॉर ऑफ वाटरलू में पुर्सिया, याद रखना कौन कौन से कंट्रीज ने, कंट्रीज का नाम याद रखना बच्चों। इंग्लैंड, कौन कौन से कंट्रीज ने नेपोलियन को डिफीट किया? 1815 में डिफीट किया। कौन से वार में? वाटरलू के वार में किया, वाटरलू के वार में। और किन ने? इंग्लैंड, रसिया, पुर्सिया, इन कंट्रीज ने मिलकर के बच्चों मतलब उसको डिफीट किया, नेपोलियन को डिफीट किया। बच्चों हम थोड़ा सा इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, डोंट केयर, जस्ट इसके बाद वीडियो आएगा, उस वीडियो में ये टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।